स्टेटमेंट टीएमसी दे रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब एक ईडी की टीम भ्रष्टाचारी को पकड़ने जाती है और उन पर दिन दहाड़े हमला होता है। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब आतंकवाद में जांच करने के लिए एनआईए की टीम पहुंचती है और दिन दहाड़े उन पर हमला किया जाता है। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी तब होती है जब संदेश खाली की महिलाओं को न्याय देने के बदले शाहजहां को लगातार संरक्षण दिया जाता है राज्य के द्वारा, और जिस प्रकार से बलात्कारी बचाव, आतंकी बचाव किया जाता है। तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की तो परिभाषा ये है, और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। ये तो लेफ्ट पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। और आज किस बात का प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने? पहली बार जब कार्रवाई आतंकियों पर हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले लोगों पर हो रही है, तो तृणमूल कांग्रेस उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है ना, कि जो 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ, या जो हाल ही में संदेश खाली 2.0 के नाम पर एनआईए की टीम पर हमला हुआ, ये दोनों ही हमले राज्य प्रायोजित, स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट ऑर्केस्ट्रेटेड, स्टेट प्रोटेक्टेड हमले थे, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के साथ, बलात्कारियों के साथ और आतंकियों के साथ टीएमसी का हाथ आज नजर आता है। इसलिए मां माटी मानुष नहीं, बलात्कारी बचाओ, बॉम्ब ब्लास्ट वालों को बचाओ, और इस प्रकार से जो पूरे बंगाल में भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारी बचाओ, ये बन चुका है आज तृणमूल कांग्रेस का नारा। Approach to election commission, later they protested and unannounced protest they did, and after that the Delhi police detained them, and the statement that come from the TMC leaders are it is 100% dictatorship, it is death of democracy and other things. How do you see that? Death of democracy, Mr. Derek O'Brien, would be when an ED team goes to investigate on corruption in the ration scam against Shahjahan and the ED team is attacked instead of following rule of law. Death of democracy is when under Sandesh Khali 2.0, the NIA team, which is going to investigate about terrorism and blast, is attacked. And these are state-sponsored, state-patronized, state-organized attacks done by the TMC. Death of democracy is when Sandesh Khali women of Hindu community are raped and Shahjahan is given the protection, state protection and state patronage, and is protected. This is death of democracy. But unfortunately, today the question should be that what is the TMC protesting against at the election commission? The action is being taken against terrorists. The action is being taken against corrupt. The action is being taken against anti-national elements. Why is TMC protecting them? Why is TMC going and protesting for them? This means TMC का हाथ इस प्रकार के elements के साथ, and today माँ माटी मानुष has become बम ब्लास्ट वाले बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ and बलात्कारी बचाओ under the Trinamool Congress government, and therefore they have proven that Sandesh Khali 1.0 and Sandesh Khali 2.0 attacks, all of them were state sponsored and state protected and state patronized by the TMC government. फॉर्मर लीडर हैं आचार्य कृष्णन, उनका कहना है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो लेके आए हैं, जिन्होंने रिलीज़ किया है, ये महात्मा गांधी का मैनिफेस्टो कम मोहम्मद जिन्ना का मैनिफेस्टो ज़्यादा लगता है। इससे पहले बीजेपी के बड़े लीडर्स ने भी इस बारे में बोला कि ये जो मैनिफेस्टो है ये मुस्लिम इंटरेस्ट मैनिफेस्टो है, या जिन्ना का है, या इसमें जो पॉइंटर्स हैं वो मुस्लिम पर्सनल लीग वाले पॉइंटर्स हैं। कल जेपी नड्डा ने भी जो बोला था, और राजनाथ जी ने भी आज जो है कमेंट किया इस पर। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और केवल आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं, जो भी व्यक्ति कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने नहीं, ये मुस्लिम लीग के दफ्तर में छपकर आया है और उस पर कांग्रेस का कवर चढ़ा है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो देखेंगे तो वो शरिया की वकालत करते हैं, कांग्रेस भी यहाँ पर 3 तलाक जैसे कुरीतियों की वकालत करती है। मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो विभाजनकारी सोच रखता है, बांटने की सोच रखता था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी विभाजनकारी और बांटने वाली सोच है। मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हिंदू विरोधी बातें करता था, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो हिंदू विरोधी बातें करता है। और केवल मैनिफेस्टो नहीं, ये तो वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम का होना चाहिए। ये वो पार्टी है जिसने कहा कि हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है। इनके साथी कहते हैं आईसिस, ये इनके साथी कहते हैं सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन बीमारी की तरह है, हिंदू धर्म धोखा है,
रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। तो अगर आप देखेंगे केवल मैनिफेस्टो नहीं, इनके हर मैनिफेस्टेशन में हिंदू विरोध कूट कूट कर भरा है। और आज केवल आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं, वैसे तो संत आदमी कोई झूठ नहीं बोलते, पर इनके सारे नेता, चाहे गौरव वल्लभ हो, वो भी यही बात करते हैं। उन्होंने भी बताया है कि सनातन विरोधी नारे लगाने के लिए कैसे कहा जाता था। और कांग्रेस पार्टी में एक हिंदू विरोधी मानसिकता, रामद्रोही मानसिकता किस प्रकार से कूट कूट कर भरी है, उसका प्रमाण आए दिन मिलता है। मैनिफेस्टो तो केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी, Priyanka, Congress manifesto, since it was released, it has come in the controversy because the BJP party and even their former leaders are saying that it is more like Mohammad Jinnah's manifesto or Muslim person laws manifesto. How do you see this? When you take a look at the Congress manifesto, it seems that it has not been published at the Congress headquarters, but in fact at the headquarters of Muslim League, which Rahul Gandhi says is secular, and only the cover of Congress has been put on it. The Muslim League manifesto spoke of Sharia. Congress manifesto says we want triple talaq back. The Muslim League manifesto spoke about attacking Hindus and attacking so-called majoritarianism. The Congress manifesto speaks of that. The Muslim League manifesto spoke about division and dividing India. The Congress manifesto is also speaking about dividing India. This is the nature of Congress party and the manner in which they have been dividing India. And it's not just in the manifesto, but in entire manifestation of the Congress party. And therefore, sometimes the Congress says that we are fighting Shakti. Sometimes it says Hindu terror. Sometimes it says Ramji does not exist. Their allies have been saying Sanatan Samapti. Their allies have been saying Hindu Dharma is Dhoka. Their allies have been attacking Ramcharitmanas. And so it is evident that the Hindu Virodhi content of Congress is not just in the manifesto but in every manifestation. And not just Acharya Pramod Krishnam, but leaders like Gaurav Vallabh and many other leaders also have been exposing the Congress's true Mansikta, and the manifesto is the final manifestation of this Mansikta. सर, स्मृति गांधी वायनाड से इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा प्रोटेक्ट दिया है कि वायनाड की जो जनता है वो ज़्यादा लॉयल है। दिस मीन्स वो लोग वो जो है अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अमेठी की जनता को। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी अब स्पष्ट करे कि क्या वो वायनाड की जनता को धोखा देने वाले हैं या वो अमेठी की जनता को हमेशा के लिए भूल चुके हैं। क्योंकि अब खबरें इस प्रकार की भी आ रही है कांग्रेस और इनके वामपंथी साथियों के सूत्र से कि राहुल गांधी जी वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद तुरंत जाकर अमेठी में अपना नामांकन भरने वाले हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या वायनाड बैकअप है? क्या वायनाड की जनता का अपमान किया जाएगा? केरला की जनता को केवल एक स्टैंड बाय के लिए रखा है कांग्रेस के युवराज ने? क्या इस प्रकार की सोच है उनकी? क्या वायनाड को अपमानित कर रहे हैं? और दूसरी ओर यदि वो अमेठी से लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी अभी तक उसको घोषित क्यों नहीं कर पा रही? कांग्रेस को ऐसा क्या डर लग रहा है? क्या स्मृति ईरानी जी से इतना डर गए हैं वो, या वो मान रहे हैं कि जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के विषय में स्वयं की है कि अमेठी की जनता को कुछ समझ नहीं आता, जो राहुल गांधी के अलावा उनके साथियों ने उत्तर भारतीयों के लिए टिप्पणियां की है, चाहे वो इलन गोवन हो, चाहे वो मारन जी हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा जी हंस रही थी जब उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया जा रहा था, ये मानते हुए कि उत्तर भारतीयों का उन्होंने अपमान किया है, अब पूरे गांधी परिवार ने रायबरेली अमेठी को छोड़ दिया है। तो इसके ऊपर तो पूरा स्पष्टीकरण केवल कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है कि क्या वो वायनाड की जनता को धोखा देने वाले हैं, क्या वो अमेठी की जनता को छोड़ देने वाले हैं। इसके ऊपर स्पष्टीकरण राहुल गांधी को देना चाहिए और बताना चाहिए। जी, Ani has said that Rahul Gandhi has said that the Wayanad people are more loyal. That means he is underestimating the people of Amethi. How do you see this? You see, Congress has to clarify, because some leaders of the Congress and left leaders, they are now planting the stories in media that after the election in Wayanad is over, it's on 26th, then Rahul Gandhi will ditch the people of Wayanad and he will go and file their nomination in Amethi also. Now, if that is the case, then are people of Wayanad stand by for Rahul Gandhi? Are people of Wayanad back up for Rahul Gandhi? Are people of Kerala just use and throw for Rahul Gandhi? If not, then today itself the Congress party should officially clarify that we are not going to contest Amethi. And they must tell us the reasons why. Are they so scared of Smriti Irani ji? Or have they realized that because of the constant abuse towards people of Amethi,
towards people of Uttar Pradesh and Bihar. They have been constantly abusing them. They have been saying that Amethi people don't understand issues. North Indians are being abused by DMK leaders who are allies of Congress. Because of all this, they have realized that they have no space left in Uttar Pradesh, and therefore they have left Raebareli and Amethi. If that is the case, they should tell us whether they are ditching Wayanad or whether they are cheating Amethi. They must clarify officially.